सलमान खुर्शीद साहब, समझ में ये नहीं आता नरेंद्र मोदी क्यों एक शब्द अभी तक अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बारे में, इस पूरे संकट के बारे में नहीं कह पाए हैं। अगर हमारी विदेश नीति कुछ होती तो चाहे एक का हम पक्ष लेते या किसी और का हम पक्ष लेते, कम से कम वो स्पष्ट होता। जब विदेश नीति ही नहीं तो विदेश नीति नहीं है तो फिर विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं और विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारी विदेश नीति नहीं। यकीनन, और वो बात बहुत वाज़ेह हो गई जब हमसे ये कहा गया कि आप 30 दिन तक रूस से तेल ले सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान यहाँ आकर खड़ा हो गया। ये एक वक्त था हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान से कभी ये नहीं किसी ने कहा है कि हम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या करना है। जब जवाहरलाल नेहरू गए थे और उनकी वो तस्वीर आप देखती हैं जो प्रेसिडेंट केनेडी के साथ उनकी तस्वीर थी, वो ये बताती है कि हिंदुस्तान और अमेरिका का एक खास रिश्ता था। तो हम गरीब देश थे लेकिन हमारे पास स्वाभिमान था, हमारे पास समझ थी, अकल थी, दूरंदेशी थी। हमको ये समझ थी कि मुल्क में, हमारे मुल्क को दुनिया में अपनी जगह बना के रखना है तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। सरकार के पास अल्फाज हैं, आवाज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त वो इजराइल की यात्रा पर थे, नरेंद्र मोदी इस्तेमाल हो गए। ही वॉज यूज्ड, इंडिया वॉज यूज्ड, एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया कि दुनिया को ये लगे कि यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यात्रा पर आए हैं इजराइल की, और दूसरी तरफ तैयारी हो रही थी यहाँ हमले के लिए ईरान पर। आपको लगता है कि हमें पता नहीं था, हम बेवकूफ़ बने, हमारा इस्तेमाल हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना गए थे और चाइना ने वियतनाम पे अटैक किया था उनके वहाँ पर रहते हुए, तो वो फ़ौरन जहाज़ पकड़ कर हिंदुस्तान लौट आए थे और एक स्पेशल मैसेज दे दिया था कि हम वियतनाम पर जो आपका हमला है उसकी सहमति हम नहीं देते। तो ये इन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? तो क्या हमें बेवकूफ़ बनाया गया? देखिए, हम मूर्ख बने क्या? अगर कोई समझदार नहीं है, नासमझ है, तो उसको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती ना। क्या हम इजराइल से प्रेरणा ले रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो हमको बता दीजिए, मुल्क को बता दीजिए। नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं और वो फादरलैंड हैं और हम मदरलैंड हैं, तो कम से कम इतना तो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते कि नेतन्याहू से कहते कि ये जंग मत करो। क्या आप ये कह वो रहे हैं? कहा, ये भी नहीं बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। ये कह दें, हम उनके साथ हमदर्दी करेंगे। अगर वो ये कह दें कि भाई मैंने कई दफ़ा कहा, वो मानते नहीं हैं। कम से कम ये हमको बता दें कि वो मानते नहीं हैं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, बताइए। हम बताएंगे कि कौन सी सरकार बनेगी ईरान में। बताइए। हम बताएंगे अगर सुप्रीम लीडर भी कोई बनता है तो हमारी पसंद का होना चाहिए। नए सुप्रीम लीडर जो बने हैं मुश्तबा खामेनेई, उनको लेकर खफा हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बयान दे रहे हैं। और तो इससे ज्यादा इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद और क्या होगा? मैं वापस दूसरे सवाल पर और इस जाना पर हम चाहूंगी। कुछ कहते नहीं हैं। हम कुछ कह हम नहीं ये रहे। कहते हैं कि भाई बेहतर यही है कि कुछ ना कहो, बेहतर यही है कि कुछ ना कहो। अगर उन पर हमला होता है तो कुछ ना कहो। अगर ये कहते हैं कि हम किसी और को चाहते हैं तो कुछ ना कहो, बस चुप रहो, कुछ ना कहो। कहोगे तो बात बिगड़ जाएगी, दूर तलक जाएगी, इसलिए चुप रहो। तो क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति चुप रहने की विदेश नीति है? तो ये कौन सा विश्व गुरु है जो हर एक से पूछ कर अपनी अपनी क्लास चलाता है? नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। पिछले 10 दिनों में दुनिया बिल्कुल तितर-बितर हो चुकी है। अभी समझ नहीं आ रहा कि जिस दुनिया में 10 दिन पहले हम रहते थे, क्या ये वही दुनिया है? पश्चिम एशिया का पूरा संकट, ईरान पर जो अटैक है इज़राइल और अमेरिका के ज़रिए, उसने पूरे तरीके से भारत में भी, दुनिया के अलावा पूरी भारत में भी, जो भारत में लीडरशिप है या हमारी जो सरकार है, उसकी पोल खोल दी है कि वो कहीं पर भी अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है। ले देकर किसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया है। बयान क्या खानापुरी जैसी लगती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें दो डायलॉग चाहिए, इसके अलावा जो भारतीय लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हमें उनकी सुरक्षा चाहिए, और कहा जा रहा है कि ये 3 तरीके से हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि इस पूरे संकट पर भारत का स्टैंड क्या है, भारत कहाँ खड़ा हुआ है, एक ऐसे वक़्त में जहाँ भविष्यवाणियाँ ये हो रही हैं कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी मुद्दे को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान सलमान खुर्शीद साहब इस वक्त मौजूद हैं। जी, शुक्रिया। विदेश मंत्री भारत के रह चुके हैं। भारत की राजनीति को पिछले 40-50 साल से आप देखते रहे हैं। न सिर्फ कि आप, बल्कि आपकी पिछली पीढ़ियाँ भी भारत की राजनीति में उनका एक तरह से कंट्रीब्यूशन, न सिर्फ कि राजनीति बल्कि समाज में भी। तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता ये समझने के लिए कि भारत जो अभी कर रहा है वो क्यों कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले सलमान खुर्शीद साहब, समझ में ये नहीं आता कि पूरी दुनिया में जितनी भी महत्वपूर्ण देश हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है एक तरफ या दूसरी तरफ। या तो वो खामोश रहकर जंग को एक तरह से समर्थन कर रहे हैं या सड़कों पर आ रहे हैं। आज फिलहाल जब हम और आप बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े जितने शहर हैं वो उबल रहे हैं, जहां लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें ये जंग नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी क्यों एक शब्द अभी तक अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बारे में, इस पूरे संकट के बारे में नहीं कह पाए हैं?
कि मैं ये समझता हूँ, मानता हूँ कि एक बुनियादी बात है, विदेश नीति होनी चाहिए। अगर हमारी विदेश नीति कुछ होती, तो चाहे एक का हम पक्ष लेते या किसी और का हम पक्ष लेते, कम से कम वो स्पष्ट होता। जब विदेश नीति ही नहीं होती है, और इन लोगों को बड़ा फ़ख्र इस बात का है कि हमने जो विदेश नीति इस मुल्क की थी, जिस पर एक आम सहमति बनी थी इस मुल्क में, आज़ादी के वक्त से लेकर, गांधी जी के वक्त से लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब उन्होंने अफ्रीका एशिया का एक महाज बनाने की कोशिश की थी, तब से नॉन अलाइन मूवमेंट, और नॉन अलाइन मूवमेंट से उसके बाद हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर बनी थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, इससे पहले कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर पूरी तस्वीर बदली। तो उस वक्त की जो भी विदेश नीति थी, हमारी नज़र से वही एक अच्छी और एक पायदार एक फॉरेन पॉलिसी थी, जिससे हमको कहीं ना कभी कुछ थोड़ा थोड़ा तकलीफ ज़रूर रही होगी किसी बात की, लेकिन अरसों तक, कई बरसों तक उसने हमको मजबूत रखा, और हमको रास्ता वो फॉरेन पॉलिसी दिखाती रही। वो रास्ता गायब हो गया है बहुत चौंकाने वाली बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा। भारत की इस वक्त कोई फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है? नहीं, अगर है तो मुझे कोई बताए। अगर फॉरेन पॉलिसी होती, तो आज जब फॉरेन मिनिस्टर बोले हैं, ईएम जब बोले हैं पार्लियामेंट में, तो वो ये कहते कि हमारी ये नीति है, और अब इस नीति से जोड़कर आप देख लीजिए हमने जो किया है वो इससे कंपैटिबल है कि नहीं कंपैटिबल है। तो विदेश नीति नहीं है, तो फिर विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं और विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारी विदेश नीति नहीं है, नहीं, और यहाँ हमारी सरकार 12 साल से हमें ये बता रही है कि हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं, जहाँ अमेरिका हमारे आगे लाल कालीन बिछाता है। यकीनन। और वो बात बहुत वाज़ेह हो गई जब हमसे ये कहा गया कि आप 30 दिन तक रूस से तेल ले सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान यहाँ आकर खड़ा हो गया। ये ज़रूरी एक वक्त था हिंदुस्तान में, हमारे पास खाने के लिए अनाज काफ़ी नहीं होता था, और अमेरिका हमसे ये कहती थी कि हम आपको अनाज देंगे। हमारी कुछ शर्तें हैं, उनकी हमेशा शर्तें रहती हैं कि हम आपको अनाज देंगे। आपको PL 480 का आपका मौका याद होगा कि हमको हमारा पेट भरने के लिए कोई मुल्क ये कह रहा था कि हम आपको अनाज देंगे। अब वो उनके पास अनाज ज़रूरत से ज़्यादा था, इसलिए वो हमें दे रहे थे, या उनसे हमसे हमदर्दी थी इसलिए दे रहे थे, वो बात अलग है, वो बात पुरानी हो गई। लेकिन जो बुनियादी बात है, वो ये है कि हिंदुस्तान से कभी ने ये नहीं किसी ने कहा है कि हम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या करना है। उस तो वक्त भी नहीं जब हम अनाज ले रहे थे। कभी नहीं किसी ने कहा, क्योंकि जब हमसे ये कहा गया कि आप बांग्लादेश बनाने के लिए आप अगर ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो हम अपना 7वां बेड़ा वहाँ भेजेंगे। और हमने कहा कि आप बेड़ा भेजिए ना भेजिए, हमारे किसी पोर्ट में उस बेड़े को आने की इजाज़त नहीं होगी, और हमें जो करना है वो हम करेंगे। बंगाल में हमको जो फैसला लिया है हमने, उसको हम पूरा करेंगे। आप हमको नहीं बता सकते कि आप ये करिए ना करिए। तो हम गरीब देश थे, लेकिन हमारे पास स्वाभिमान था। स्वाभिमान था, हमारे पास समझ थी, अकल थी, दूरंदेशी थी। हमको ये समझ थी कि हमारे मुल्क को दुनिया में अपनी जगह बना के रखना है, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। और उसी लिए हमने नैम मूवमेंट का आगाज़ किया नॉन था, अलाइन मूवमेंट, नॉन जिसमें हम अलाइन किसी के मूवमेंट साथ को, अलाइन नहीं कि हम करेंगे। किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन ये था हमारी हमदर्दी, कुछ मामलों में हमारी हमदर्दी अमेरिका के साथ थी, डेमोक्रेसी को लेकर, लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर। जब जवाहरलाल नेहरू गए थे, और उनकी वो तस्वीर आप देखती हैं जो प्रेसिडेंट केनेडी के साथ उनकी तस्वीर थी, वो ये बताती है कि हिंदुस्तान और अमेरिका का एक ख़ास रिश्ता था। लेकिन एक ख़ास रिश्ता हमारा रूस के साथ था, ईस्टर्न यूरोप के साथ था, जिस रिश्ते की वजह से हमें नॉन अलाइन मूवमेंट पर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। लेकिन वो रिश्ता था और सब लोग जानते थे। और वो रिश्ता फिर वहाँ तक पहुँचा जब हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी की। और फ्रेंडशिप ट्रीटी कब की? हमने बांग्लादेश बनाने से पहले वो फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। लेकिन ये सब नॉन अलाइनमेंट की वजह से, और जो हमने अपने में एक हिम्मत रखते हुए और एतमाद रखते हुए हमने दुनिया को पेश के सामने हम आए। मैं दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सलमान खुर्शीद साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि भारत की कोई विदेश नीति नहीं है, यानी कि ये बहुत ही, मैं कहूँगी, बड़ा स्टेटमेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया हो ना किया हो, एक बात पर आम राय बन गई है कि देखिए दुनिया में उन्होंने नाम कमा लिया है। क्या बिना विदेश नीति के संभव है? तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ
सलमान खुर्शीद साहब से कि जो फंडामेंटल चेंज आया है, बदलाव आया है भारत की विदेश नीति में, वो ये कि भारत ने पूरे तरीके से अपने को साफ तरीके से पार्ट कर दिया है अमेरिका और इज़राइल के साथ। क्या इसको मानते हैं सलमान खुर्शीद साहब? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इज़राइल के साथ जो हमारा रिश्ता है, क्या जिसको एक एथनो रिलीजियस स्टेट, यानी कि इज़राइल जो है वो एक यहूदी एक तरह का राष्ट्र है, क्या भारत अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर पेश कर रहा है? और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे क्राइसिस के बाद जिस तरह से लीडरशिप उभर कर आएगी, भारत उसको कहाँ देखेगा? तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ लेती जी। हूँ कि जो बात हो रही है इस पूरी कि क्या, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि मैं पूछ रही थी आपसे कि क्यों खामोश है भारत? विदेश सचिव को भेजा है उन्होंने कि जाइए उनकी डायरी में सिग्नेचर कर दीजिए, और उन्होंने अपना शोक संवेदना ज़ाहिर कर दी है। बीजेपी के 1-2 नेता मुस्लिम नामों वाले वो भी गए हैं और जाकर अपनी संवेदना प्रकट करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बोल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे देखिए, हैं। सरकार बोल रही है, कहना सही होगा या नहीं होगा, सरकार के पास अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए, आज पार्लियामेंट में हुए, कुछ अल्फाज कंडोलेंस बुक पर लिखे गए होंगे। अल्फाज हैं सरकार के पास, सबके पास होते हैं, जो हुकूमत में होता है उसके पास कुछ अल्फाज तो होते हैं, आवाज़ नहीं है। अल्फाज हैं, आवाज़ नहीं है। अल्फाज है लेकिन आवाज़ नहीं है, कहीं आवाज़ हमारी सुनने को नहीं मिलती है। दुनिया में कहाँ आवाज़ में कहाँ सुनने को मिली? अपने घर में हम कुछ लोगों को बुला लेते हैं, रायसीना डायलॉग होता है, कुछ लोगों को हम दावत देते हैं, वो आते हैं और हमारी वाह-वाह कर देते हैं, हमारी बात में अपनी बात मिला देते हैं। फिर वाहवाही की बात नहीं, अमेरिकी अधिकारी ये कह के गए हैं रायसीना डायलॉग में जी। कि भारत को हम चीन जैसी इकोनॉमिक पावर नहीं बेशक, बनने देंगे। बेशक, और वो शायद वो सब हम अपनी तारीफ समझते हैं कि हम चीन जैसे नहीं बनेंगे और अमेरिका हमको चीन जैसा नहीं बनने देगा। देगा। वो शायद हम अपनी तारीफ समझते हैं, नहीं तो हम क्यों इतनी खुशी-खुशी उन लोगों को सबको बुलाते हैं 5 रायसीना स्टार डायलॉग होटल में? में ठहराया होगा, बताइए, उनको बिज़नेस क्लास क्यों टिकट दिया क्यों होगा। क्यों बुलाते हैं? अच्छा, अब ये रही बात कि कोई भी हो, मैं इसमें सिर्फ हिंदुस्तान के जो अभी मौजूदा सरकार है, उसके अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या सलूक कोई कर सकता है और कैसे कर सकता है, ये तो यूरोप को भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी को दुनिया में नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हम कर सकते हैं। और सच्ची बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अमेरिकन्स भी नहीं पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो फिर तो मोदी जी अब का कोई इसमें, तो फिर उनकी कोई गलती नहीं है जब नहीं, कोई नहीं, नहीं मोदी समझ पा रहा मोदी है। जी की कोई गलती नहीं है, इसलिए कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब दुनिया मान रही है उनको, तो हम भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि हमने एक फॉरेन पॉलिसी बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि कोई किसी को कुछ माने, हम नहीं मानेंगे जब तक हम अपनी इज्जत को कहीं दांव पे ना लगा दें। हम अपनी इज्जत का सम्मान करते हुए हम वही फैसला लेंगे जिसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं, ऑटोनॉमस सॉवरेनिटी कहते हैं, उस बात पर हम डटे रहेंगे। और वही जुज़ था हमारी नॉन अलाइनमेंट का। अब हमें क्या बताया जाता है? हम तो मल्टी अलाइन्ड हैं। मल्टी अलाइन्ड क्या होता है कि आज हम आपके साथ हैं, कल हम उनके नहीं, वो साथ हैं, कह रहे हैं हम परसों अपना राष्ट्र हित देख रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं हम राष्ट्र जहाँ हित वो होता है। देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्र हित क्या है एक दफ़ा बता दें? हुँ। ये भी तो बता दें। राष्ट्र हित पर तो कोई असहमति नहीं होगी ना, हम लोग सब एक हो जाएंगे कि ये राष्ट्र हित है इसलिए आप भी हमारे साथ आ जाइए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने खुद खुल कर ये कहा कि ये राष्ट्र हित का मौका है। इस वक्त दुश्मन से लड़ाई है, उन्होंने हम पर हमला किया है, हमारे मासूम लोगों को मारा है, इसलिए आज आप कुछ करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, करिए और हम आपके साथ खड़े हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया को जाकर एक पैगाम देना चाहते हैं, मुश्तरक एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग सब एक ही हैं, तो उस वक्त हमारी पार्टी ने अपने मेंबर्स पार्लियामेंट को और लीडर्स को भेजा, मुझे भेजा। मैं गया और जाकर हर जगह जो बात कही गई उस बात से हम शायद 100% सहमत नहीं थे, तब भी हमने मुंह चुप रखा और दिखाया वो कि डेलीगेशन का हिस्सा थे वो आप। डेलीगेशन का हिस्सा थे। दिखाया ये कि हम सब एक हैं, हम सब एक। लेकिन हम कब से आंखें तो नहीं बंद कर सकते थे, कान नहीं बंद कर सकते थे। हम देख रहे थे कि दुनिया में हर जगह हम गए हैं, लेकिन दुनिया में से कितने लोग खड़े होकर गिनती में ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कितने लोगों ने ये कहा। लेकिन उस वक्त हम ये अपना फ़र्ज़ समझते थे कि सरकार की बात को ही कहना है, और जाहिर है सरकार के साथ हम थे, रहेंगे।
अगर हमारे मुल्क पर कभी हमला हो और हमारे मुल्क पर सवालिया निशान कोई लगाने तो की आप ये नहीं कोशिश करे सोचेंगे कि आप विपक्ष में हैं। तो मैं हम आपको इज़राइल और भारत के बारे में सवाल पूछना जी चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ईरान का संकट सिर्फ ईरान का संकट नहीं है, या भारत जिस संकट में है, मुझे लगता है बड़ा संकट तो भारत के सामने है कि क्या करे, वो समझ नहीं आ रहा है उसको। इसीलिए आपने कहा कि अल्फाज हैं लेकिन आवाज़ नहीं है। अब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस वक़्त वो इज़राइल की यात्रा पर थे, पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही थी, और हमने जिस तरह से इज़राइल की संसद में जाकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी भाषणबाज़ी की, वहाँ पर उनको बाकायदा एक अवार्ड भी मिला, आपने देखा होगा। उस अवार्ड के बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था, हो सकता है हम कभी ना सुने वो कौन-सा अवार्ड था। उसी दौरान यानी कि वो निकले हैं और ये अटैक इधर बमबारी शुरू हो गई ईरान के ऊपर। इस बात पे को लेकर एक थ्योरी ये है कि नरेंद्र मोदी इस्तेमाल हो गए, ही वाज यूज्ड, इंडिया वाज यूज्ड, एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया कि दुनिया को ये लगे कि यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यात्रा पर आए हैं इजराइल की, और दूसरी तरफ तैयारी हो रही थी यहाँ हमले के लिए ईरान पर। आपको लगता है कि हमें पता नहीं था, हम बेवकूफ बने, हमारा इस्तेमाल देखिए हुआ? ये बड़ी दिलचस्प बात है। मानिए ऐसा ही था कि हमको इस्तेमाल करने की कोशिश हम्म। की गई, और अगर वो हमको इस्तेमाल कर रहे थे तो घर आकर, अगले दिन घर आकर, और जब भी आए थे मोदी मोदी साहब घर वापस लौटे थे तो यहाँ खड़े होकर कह देते साफ साफ ये गलत है। हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना गए थे और चाइना ने वियतनाम पे अटैक किया था उनके वहाँ पर रहते हुए, तो वो फ़ौरन जहाज़ पकड़ कर हिंदुस्तान लौट आए थे और एक ख़ास एक स्पेशल मैसेज दे दिया था कि हम वियतनाम पर जो आपका हमला है उसकी सहमति हम नहीं देते हैं। साफ कहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हमारे वो लीडर नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, वो लीडर थे जिनके जिनके पलचनों पर और जिनके पाँव की राह दिखाई हुई राह पर इनको चलना चाहिए। तो ये इन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? अगर उतने समझदार हैं, इजरायली इतने समझदार हैं कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो आप भी तो अपने फ़ायदे के लिए उनको जवाब दे सकते थे यहाँ आकर। यहाँ आकर तो कोई रोक टोक नहीं थी आप पर, आप क्यों नहीं कर सकते थे? अगर अगर इस बात का विरोध था, इसका मतलब तो उनको विरोध ही और नहीं था। अगर नहीं था हम्म। तो हम क्या समझें कि आपको विरोध नहीं है इस बात का? हम्म। आपको इस बात का विरोध नहीं है। हम बार-बार एक बात कह रहे हैं। नहीं तो क्या हमें बेवकूफ बनाया गया? देखिए, हम मूर्ख बने क्या? अब क्या बनाया ये तो आप ही समझ लीजिए। अगर कोई समझदार नहीं है, नासमझ है, तो उसको उसको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती ना, अगर आप खुद ही लेकिन तैयार हो एक जाएँ कुछ सोच ये करने। है कि भई मोदी जी गए थे, वो राष्ट्रहित में गए थे। वो इसलिए राष्ट्रहित में गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमसे न जाने क्यों खफ़ा हैं। जब से वो बने हैं राष्ट्रपति, हमसे वो खफ़ा हैं, और हम इज़राइल को, नेतन्याहू को हम इस्तेमाल करना चाहते थे, चलिए, एक पुल की तरह, ताकि तो ये एक पूछ तरह से उनसे बोले नेतन्याहू से कि भई मेहरबानी करके ट्रंप जी को उनकी नाराज़गी कम कर दीजिए, ये क्योंकि अच्छी हम पे बात है। टैरिफ लगा रहे हैं तो वो। ये अच्छी बात है। क्या इसमें कामयाब हो गए? इसमें हम कामयाब हो गए। कोशिश हमें तो कर रहे हैं। आज तक हमको ये नहीं मालूम कि जो हमारा उनसे एग्रीमेंट हुआ है, टैरिफ का जो एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या हुआ है? आज तक नहीं मालूम। रात को 12 बजे वहाँ से एक ट्वीट होता है कि एग्रीमेंट हो गया। हम जागते हैं और कहते हैं हाँ भाई एग्रीमेंट हो गया। रात को उन्होंने कहा एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या हुआ आज तक हमको मालूम नहीं है। एग्रीमेंट साइन कब होगा वो उसकी डेट आज तक तय नहीं नहीं हुई तो वो है। ट्रम्प जी ट्वीट करेंगे वो। नहीं तो वो तब हमें पता चलेगा तो जब वो अगर ट्वीट ट्रंप करेंगे। को ही ट्वीट करना था तो फिर हमें इजराइल की क्या ज़रूरत थी कि आप उनसे जाकर कहिए कि वो रात को ट्वीट कर दें। इजराइल को हम इस्तेमाल करते और इजराइल हमको अपनी मदद करता, तो वो ये मदद करता कि अब ट्वीट आपके यहाँ से जाएगा और ट्रंप उस ट्वीट को मान लेंगे। अब ट्वीट उनके यहाँ से नहीं आएगा। ट्रंप तो कब से ट्वीट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने ट्वीट ट्वीट किया। किया। उसके बाद कितनी दफ़ा उन्होंने इस बात को दोहराया है। आज तक हम ये उनको जवाब में ये नहीं कह पाए हैं कि नहीं आपको गलतफहमी है, आपने ऐसा नहीं किया, ये हमने अपना फैसला किया है, ये हमने खुद तय किया और है। 50 से ज़्यादा बार वो इस बात को और कह चुके हैं सुनिए कि एक बात सीज़फायर सुनिए, हमने एक कराई है। दिलचस्प बात क्या है? एक दिलचस्प बात ये है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि हम लोगों को सबको ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ अबेंस में है, सिर्फ सस्पेंडेड है, और अगर ऐसी हरकत फिर होगी तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से चालू हो जाएगा। ऐसा कहा गया नहीं कहा गया। हरकत हुई
लाल किले पर विस्फोट हुआ, लाल किले पे लोग मरे, हरकत हुई। आज तक नहीं सुना कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ, आज तक नहीं सुना। हम नहीं चाहते हैं तो कि हमला करना चाहिए था हमें हम फिर नहीं से? चाहते हैं कि हमले हो और जंग हो। हम ये चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो हमको बता दीजिए, मुल्क को बता दीजिए। मुल्क को धोखे में मत रखिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और आप करें ना। और अगर नहीं करते हैं तो उसकी क्या वजह है वो बताते क्यों नहीं? हम तो हर बात के लिए तैयार हैं। अगर कोई वजह है कि आप हमला नहीं कर रहे हैं तो हमको बताइए, हम आपके साथ हैं, सहमत हैं। अगर आप किसी बात पे हमला कर रहे हैं तो हमें बताइए, हम आपके साथ हैं, सहमत हैं। लेकिन बताइए तो। इसीलिए मैं कहता हूँ, अल्फाज हैं, आवाज़ नहीं है। तभी तो, और खुद मोदी जी ने देश की संसद में ये कहा था उस वक्त कि कोई भी जो टेररिज्म का एक्ट होगा वो एक ऐलान जंग माना जाएगा। तो हो गया ये ना भी उन्होंने जंग। कहा था, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ नहीं हुआ। बताइए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक सोच जो पनप रही है वो ये कि इज़राइल और भारत के बीच जो ये बढ़ती हुई दोस्ती है, इसके पीछे ठीक है हथियार एक वजह है। ऑपरेशन सिंदूर में इज़राइल सिर्फ अकेला एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो हम एक तरह से उसकी दोस्ती को वापस हम पे कर रहे हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसके पीछे जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि एक एथनो रिलीजियस स्टेट, यानी कि इज़राइल एक यहूदी मुल्क है, वो तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भारत अपने को इस तरह पेश करना चाहता है कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू देश से आए हैं। उन्होंने बाकायदा जब नेतन्याहू से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि दिवाली हो रही है, होली हो रही है, यानी ऐसा लगता था कि भारत में सिर्फ 2 फेस्टिवल्स, वो भी हिंदू फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। क्या हम इज़राइल से प्रेरणा ले रहे हैं? क्योंकि सीएए जो कानून है, उसकी भी जड़ में कहीं न कहीं ये बात है कि इंडिया इज़ अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज़, जैसे यहूदियों के लिए एक घर है पूरी दुनिया में, एक घर है इज़राइल। क्या इस लाइन पे हम चल रहे हैं? देखिए, इज़राइल का जो निज़ाम है और उनकी जो तारीख़ है और उनका जो आज का वजूद है, वो एक लंबा किस्सा है। वो एक लंबा किस्सा है। लेकिन जो भी वो किस्सा है, उस पर वो पाबंद रहें, हमें कोई शिकायत नहीं है। इज़राइल से अगर रिश्ते बनाए तो हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ रिश्ते बनाए, हमने नहीं बनाए थे। हमने रिश्ते बनाए थे। लेकिन हमने जब रिश्ते बनाए इज़राइल से, तो उस वक्त अरब ममालिक भी इज़राइल से रिश्ते बना रहे थे। इब्राहिम अकॉर्ड्स हो चुके थे। हमने जब रिश्ते बनाए तो हमने फ़िलिस्तीन पर जो हमारा कमिटमेंट है, गाज़ा पर जो हमारा कमिटमेंट है, उसको हमने कहीं भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और हमने ये कहा कि भई दोनों से मुमकिन है। अगर हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज़ाहिर है 2 स्टेट्स होंगी, इज़राइल भी होगा और फ़िलिस्तीन भी होगी और दोनों के साथ हमारे रिश्ते होंगे। आज जब हम अगर हमदर्दी दिखाते हैं, अगर आज हमदर्दी आप ईरान के लिए दिखाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम ईरान के साथ हैं, हम इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, हम इज़राइल को दरकिनार करते हैं, इज़राइल को नेस्त-व-नाबूद करते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि इज़राइल का भी कुछ हक़ बनता है, इज़राइल के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान का भी कुछ हक़ है और ईरान के साथ भी कुछ ताल्लुकात हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई आपका दोस्त है और बहुत करीब का दोस्त है, तो क्या दोस्त को मशवरा देने का मौका नहीं होता है कभी कि आप ये कहें कि दोस्त तुम गलत कर रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए बुरा है, वो तो तुम्हारे लिए बुरा है ही, लेकिन जो तुम कर रहे हो उसका बुरा असर हम पर पड़ रहा है। तो अपने दोस्त का तो सोचो कि जो तुम्हारे दोस्त का हाल है तो वो क्या होगा, तो कम से कम इस पर तो गौर करो कि तुम्हारे दोस्त का हाल ना बिगड़ जाए, इसलिए रुक जाओ। तो हम मजबूती से इस बात को कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं? भीगी बिल्ली की तरह हम कहते हैं अब छोड़ दीजिए, अब लड़िए मत, अब ख़त्म करिए, अब अमन चैन होना चाहिए। अरे अगर हम इस बात को मजबूती से कहते तो आज तक कितने लोग हमारे साथ खड़े होकर ये कह रहे होते कि भाई हिंदुस्तान ने इसमें अगुवाई की है और हिंदुस्तान जो कह रहा है उस बात पे हमको भी चलना चाहिए, वैसे ही करना तो यानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं और वो फादरलैंड हैं और हम मदरलैंड हैं, तो कम से कम इतना तो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते कि नेतन्याहू से कहते कि ये जंग मत करो। क्या आप ये कह तो रहे हैं? कहा, ये भी नहीं बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। ये कह दें, हम उनके साथ हमदर्दी करेंगे। अगर वो ये कह दें कि भाई मैंने कई दफ़ा कहा, वो मानते नहीं हैं, कम से कम ये हमको बता दें कि वो मानते नहीं हैं। कम से कम वो ये बता दें कि चलो आप लोग हमारे साथ चलो, हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बुलाकर आपको साथ लेके गए थे, चलो हम नेतन्याहू के पास चलें और उनसे कहें कि अब भई इसको ख़त्म कर दो, अब इसको यहीं पर रोक दो। या हम अमेरिका के पास चलें और उनसे कहें कि इसको ख़त्म कर दो, इसको यहीं रोक दो, क्योंकि इसका बुरा असर हम सब पर पड़ रहा है। और इसलिए ये मत समझिए कि आप जो वार कर रहे हैं वो सिर्फ ईरान पर है, कहीं न कहीं
उसका असर जो है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से आगे तक पहुंच रहा है। आपने ये तो कई बार कहा कि आपको लगता है कि इस वक्त भारत की कोई विदेश नीति नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैं मान लूं अगर कि फॉरेन पॉलिसी बदली है और आपको अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये तय कर लिया है कि वो नॉन अलाइनमेंट तो बहुत पहले की बात है, खत्म वो तो हो गया, खत्म वो हो चुका खत्म था, कर दिया। लेकिन अब भारत अलाइन कर रहा है और सीधे तौर पर दुनिया को ये बता रहा है कि वो कैंप में है, उस कैंप में जहां की इजराइल है और जहां अमेरिका है। हम पूरे तरीके से अपने को पार्क कर चुके हैं। इसकी कीमत चाहे चीन से हमारी जो है वो दोस्ती खराब हो जाए, चाहे रूस हमें छोड़कर चला जाए, चाहे वेस्ट एशिया में हमारा कोई दोस्त ना हो, लेकिन हम दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के साथ अपने को अच्छे तरीके से है पार्क इतनी कर चुके हैं। इतनी हिम्मत है कि ये कह दें कि हम रशिया को दरकिनार करते हैं, हम रशिया को छोड़ देते हैं। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि आज हम ये कहें कि हम चीन से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं। आज इतनी हिम्मत है। चीन हमारा हमारा नेबर है। चीन हमारा हमारा करीब का सबसे सबसे करीब का पड़ोसी है और चीन के साथ हमारे पूरे पुराने मसाइल भी हैं और चीन के साथ हमारा एक संबंध भी है। सबसे सबसे कितना गहरा, कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमारा चीन के साथ है। तो हम ट्रेड क्यों करते हैं चीन के साथ? कौन खरीदता है चीन का सामान? हुकूमत खरीदती है, सरकार खरीदती है कि हिंदुस्तान के लोग खरीदते हैं? अगर हिंदुस्तान के लोग सामान चीन से खरीदते हैं तो कोई वजह होगी जो हिंदुस्तान के लोग चीन से कुछ ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं। तो क्या इस बात को सबको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है? इस बात पर कोई गौर नहीं करेगा। तो ये कह देना कि हमारी विदेश नीति मुख्तलिफ है, हिंदुस्तान की जो विदेश नीति रही, कांग्रेस के ज़माने में रही, उससे हटकर हमने विदेश नीति बनाई है। लेकिन क्या विदेश नीति बनाई है, ये क्यों नहीं बताते हैं? अमेरिका के साथ हैं तो हम चीन के साथ नहीं, अगर चीन के साथ नहीं तो हम ब्रिक्स में क्या कर रहे हैं? हम ब्रिक्स में क्या कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक्स में क्या क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? अमेरिका का उस पर क्या रुझान है? इस बात को तो साफ करें। और अगर चीन के हम साथ नहीं हैं तो क्या हम जापान के साथ हैं? और जापान के अगर साथ हैं तो क्या हम चीन के साथ नहीं हैं? फॉरेन पॉलिसी में आपको चीन का भी साथ देना होगा, साथ रहना होगा और जापान के साथ भी रहना होगा। फॉरेन पॉलिसी में आपको ईरान के साथ भी रहना होगा और आपको इजराइल के साथ भी रहना होगा। फॉरेन पॉलिसी में आपको इजराइल के साथ भी रहना होगा और आपको गाज़ा और फिलिस्तीन के साथ भी रहना होगा। लेकिन आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ नहीं रह सकते हैं। आप मुल्क के साथ रह सकते हैं, आप एक ह्यूमन आइडेंटिटी के साथ रह सकते हैं, लेकिन आप मॉल्स बनाने के साथ नहीं रह सकते, आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ नहीं रह सकते। इस नया कॉलोनाइजेशन इस दुनिया में हो जाए, आप उसका साथ नहीं दे सकते। हिंदुस्तान जिसने इतनी गहरी लड़ाई लड़ी है डीकॉलोनाइजेशन की, वो आज खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि आज के ज़माने का कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म, आप अमेरिकन इंपीरियलिज्म देखिए, फिलहाल वो कह रहे हैं, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, हम बताएंगे कि कौन सी सरकार बनेगी ईरान में, हम बताएंगे अगर सुप्रीम लीडर भी कोई बनता है तो हमारी पसंद का होना चाहिए। नए सुप्रीम लीडर जो बने हैं मुश्तबा खामेनेई, उनको लेकर खफा हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बयान दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद और क्या होगा? मैं वापस दूसरे सवाल पे और इस पर हम कुछ कहते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि भाई बेहतर यही है कि कुछ ना कहो, बेहतर यही है कि कुछ ना कहो। अगर उन पर हमला होता है तो कुछ ना कहो। अगर ये कहते हैं कि हम किसी और को चाहते हैं तो कुछ ना कहो, बस चुप रहो, कुछ ना कहो। कहोगे तो बात बिगड़ जाएगी, दूर तलक जाएगी, इसलिए चुप रहो। तो क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति चुप रहने की विदेश नीति है? कुछ ना कहो, चुप रहो, ये हमारी विदेश नीति है। और जो गुरु हम बनते हैं, विश्व गुरु हम बनते हैं, तो ये कौन सा विश्व गुरु है जो हर एक से पूछ कर अपनी क्लास चलाता है कि मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या ना पढ़ाऊँ, कितना पढ़ाऊँ, कितने तुमको नंबर दूँ, कहाँ पर तुम्हारी किताब देखूँ? ऐसा विश्व गुरु होता है भाई। विश्व गुरु भी और विश्व मित्र भी, हम विश्व के मित्र भी हैं। साथ साथ ये भी हमें बताया विश्व हमारा मित्र होना हो लेकिन हम विश्व हम मित्र मित्र हैं। हैं। आप कह रहे थे कि रूस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कितनी आन बान शान के साथ जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका यहाँ पर विजिट हुआ, बाकायदा उन्होंने रशिया टुडे लॉन्च किया यहाँ पर। उनके लिए जिस तरह से हमने लाल कालीन, में क्या कहूँ कि कालीन जो है आसमान से उतारा गया, उस पे बिठाया गया उनको, पुतिन जी को, और तमाम जगह घुमाया गया, ऐसा मैंने कम से कम पिछले 10-15 साल में नहीं देखा कि इस तरह से। आप भूल गई जब झूला झुलाया था वहाँ चीन के चेयरमैन को जब झूला झुलाया था, वो आप भूल। हाँ, शी जिनपिंग को जब झूला झुलाया गया था, आप उस बात को भूल गई।
तो झूले भी और झांकी भी और कालीन भी सब कुछ है, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वजूद अपना नहीं है। नहीं, मैं जो कहने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ भुला दिया गया उस विजिट को, जी जहां पर बाकायदा हमने उनके साथ डील की रशिया के साथ, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अब आप तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, तो हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा आप 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं, तो हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो हम नजरअंदाज तो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, नज़रअंदाज हम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या इसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है, रशिया पे इस पर इसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है, तो वो ये कहते हैं आप कहाँ जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि रशिया पे असर बुरा पड़ रहा है। रशिया वाले हमसे बड़े खुश हैं, रशिया वाले हमसे बड़े खुश हैं। अब किस आदमी को ये समझ आप देंगे कि रशिया ठुकरा देने के बाद भी खुश है। रशिया भी ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसको ठुकराओ तो उतनी खुश होगा वो। और जो रशिया के साथ हमारा ख़ास एक रिश्ता था, बहुत करीब का रिश्ता था, वो रिश्ता अब रशिया को उस रिश्ते का अब कोई वो नहीं है, कोई शौक़ नहीं है उस रिश्ते को, ना वो मानता है, ना उसको उसके लिए वो तो उसको अब तलाशता आखिरी है। 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी। पहली बात तो क्या अब अगर मुझे मालूम है कि आप कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, लेकिन आप कम से कम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी वर्ल्ड लीडर और ख़ासकर अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर हो, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं भारत के साथ, वो क्या कर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी नहीं मान लेते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते या आप प्रधानमंत्री होते और डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति आपको मिलता, तो आप क्या कर लेते? बस सिंपल है। क्या हुआ था जब हमारे पास खाने को नहीं था और अमेरिका ने शर्तें लगाने की बात की थी और हमने कहा था कि हम भूखे रहेंगे, लेकिन हम शर्तें नहीं मानेंगे। आखिर क्या अमेरिका ने कोशिश नहीं की कि हम रूस के साथ उतने करीब ना हो जाएं जितने हम हो गए थे? क्या अमेरिका ने कोशिश नहीं की? जब भी चाहा तो उन्होंने कोशिश करी। जब चीन के साथ हमारे हालात बिगड़े तो क्या अमेरिका ने कोशिश नहीं की वो हमें रास्ता बताएं कि हमें क्या करना है? जब अमेरिका ने हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करी कि हम चीन के ख़िलाफ़ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से हम कह सकते थे कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि चीन से हमारी लड़ाई है, झगड़ा है, इसलिए हम आपके साथ आ जाएंगे। उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं। आज हम पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हमने चीन को संयुक्त राष्ट्र में रखा, कि हमारी वजह से चीन को संयुक्त राष्ट्र में आने का सिक्योरिटी काउंसिल में आने का मौका मिला और हमने अपनी जगह गंवा कर चीन को वहाँ रखा। इसलिए रखा कि हम उसूल में बिलीव करते थे। हम ये मानते थे कि दुनिया को एक उसूल की बुनियाद पे चलाना है, मोरालिटी की बुनियाद पे चलाना है, सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन की बुनियाद पे नहीं चलाना है कि हम आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, हमारे ज़्यादा दोस्त हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको पीछे छोड़ेंगे। ये हिंदुस्तान का कभी ये लेकिन अब कहा जा रहा है गोल कि नहीं था। मोरालिटी दूर हो गई है, अभी होना चाहिए कोल्ड कैलकुलेशन। इंग्लिश में एक शब्द है नहीं कि भई कोई राष्ट्रहित में। लेकिन आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रम्प जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि भई वो तो दीवाने हैं, ही इज़ अ मैडमैन, वो अगर हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हो जाएँ तो हमारे ऊपर जैसे उन्होंने कहा 50% वो टैरिफ लगा देंगे, वो और ज़्यादा कोई चीज़ कर देंगे, वो तो मिलिट्री एक्शन तक करने। आप ये भी मत भूलिए कि तो इसलिए नरेंद्र मोदी थोड़ा सावधानीपूर्वक नहीं नहीं, खामोश रह के अपने देश को बचा रहे हैं। देखिए सावधानी सावधानी अपनाएं आप ज़रूर, लेकिन देश को बचाने के लिए सबसे पहले आम सहमति देश में तो चाहिए होती है कि आप देश में एक दूसरे से बात ना तो करें। कांग्रेस पार्टी से बात करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करते हैं? हम कौन हुँ, हम कहाँ कम ने हमने कहाँ मना किया है? लेकिन हाँ, ये सही है कि हमारी लीडरशिप जो है कुछ मामलों में बड़ी सख्त है, हुँ। बड़ी मुखर है और बहुत मज़बूत बात कहती है, तो उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, तो आपको बैठकर कुछ थोड़ा तो झेलना पड़ेगा कि दूसरे के तासुरात क्या हैं, दूसरे के जज़्बात क्या हैं, उनका थोड़ा-सा तो आपको अब मैं ध्यान देना बिल्कुल आखिरी पड़ेगा। सवाल 2 आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है वेस्ट एशिया में, अभी 10 दिन तो लड़ लिया है ईरान, इज़राइल से भी लड़ रहा है, अमेरिका से भी लड़ रहा है और हद तो ये हो गई है कि अब तो यूएई तक ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। तो ये पूरा जो जंग जो है आपको फैलती हुई नज़र आ रही है, क्या फ्यूचर नज़र आता है देखिए, इस जंग का? अभी तो अफ़सोस की बात ये है कि किसी ने पेशकश नहीं की है। किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा है कि आप आओ। देखो, एक ज़माने में जगह-जगह पे जंग होती थी, ओस्लो से एक हुँ। आवाज़ आती थी, नॉर्वे से एक आवाज़ आती थी, कहीं और से एक आवाज़ आती थी। आज अजीब अजीब हाल हो गया है कि आज तक किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि इसको रोको। कह तो रहे हैं, चाइना ने भी कहा, रशिया देखिए, ने कहा, स्पेन बोल रहा है, चाइना ने बहुत ब्राज़ील बोल रहा है। हुँ, स्पेन बोल रहा है, हुँ, स्पेन यकीनन बोल रहा है और उसका उसका मैं समझता हूँ कि उसका हमें स्वागत करना हुँ। चाहिए
चाइना रशिया अब बोलने लगे हैं, लेकिन शायद चाइना रशिया ये नहीं चाहते थे कि वो कहीं पर ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और उनके आगे बढ़ जाने की वजह से मामला जो है और गंभीर हो जाए और कॉम्प्लिकेट हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत समझदारी के साथ बड़ी पेशेंस दिखाई है इसमें, लेकिन कब तक दिखाएंगे? कितनी स्ट्रेंथ है ईरान की? कितने दिन ईरान और सर्वाइव करेगा? वो कह रहे हैं देखिए, हमारे पास 6 महीने की तैयारी है। आप यकीन करते हैं कहना इस बात पे? कहना कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ऐसा तजुर्बा अमेरिका को कभी नहीं हुआ होगा। उनके अपने एक्सपर्ट्स सब ये कह रहे हैं कि आपने बहुत गलत कैलकुलेशन कर लिया है और ये बहुत लंबी लड़ाई चल सकती है। देखिए, लड़ाई ख़त्म नहीं होती। लड़ाई आपने इराक और ईरान की लड़ाई देखी थी, सालों तक 8 साल चली थी। 8 साल चली थी, नहीं चली थी। जब तक आप जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालते हैं, होगा ऐसा? और ये होगा इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका के लोग तैयार नहीं हैं। अमेरिका के लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड बट के लिए उनकी कहाँ तैयार। परवाह करते हैं वो अरे वो डोनाल्ड ट्रम्प? परवाह तो करेंगे, आपको नवंबर में पता चल जाएगा वो मिड-टर्म जो कितनी इलेक्शन परवाह होने करते वाले हैं। हैं। मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो पता लग जाएगा कि वो कहाँ हैं, कितने पानी में वो हैं। और आप तो इरानियन कल्चरल हाउस गए थे, वहाँ जाके आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना एक तरह से पक्ष रखा, अपनी आपने शोक संवेदना आपने प्रकट की। तो अब ये पूरी जंग हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भी भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या समझते हैं कि भारत किस तरह से इसको देख रहा है और क्या वाक़ई ये कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कोई सिनेरियो नज़र आ देखिए रहा है? देखिए हम दिल की गहराई से ये दुआ करते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाए। और ये इस वक्त सभी लोगों की, सारे रहनुमाओं की, पूरे दुनिया भर के रहनुमाओं का ये एक बहुत बड़ा ये एक उनके लिए एक ज़िम्मेदारी है कि इस बात को आगे ना बढ़ने दें। तबाही काफ़ी हो चुकी है। अभी इसको यहाँ रोक लें, किसी तरह से रोक लें और फिर बैठकर गुफ्तगू करें, बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें। रास्ता निकलेगा। अब हर चीज़ जो ईरान में होती है वो हमें पसंद आए, हर चीज़ जो हमारे मुल्क में होती है वो किसी और को पसंद आए, हर चीज़ अमेरिका में जो होती है वो हमें सबको पसंद आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना तो निज़ाम में हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि एक कोई स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया में अप्लाई हो, लेकिन अपने अपने घर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें यकीनन मशवरे दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें इख्तिलाफ होने के बावजूद आप उसमें दखल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप दखल देना शुरू करेंगे तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ही आप जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद जी साहब, आपने शुक्रिया, हमसे बातचीत बहुत की। बहुत शुक्रिया।